बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम बात करेंगे आज 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस की। वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs विच आर आस्क्ड इन 2016 एग्जामिनेशन एंड द क्वेश्चन विच आर रिपीटेड इन एवरी एग्जामिनेशन। वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं हर आप जब भी नए एग्जाम्स देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि आपने जो क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में देखा था, कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, राइट। सो हम यहाँ पर थ्योरी पार्ट भी देखेंगे कि कहाँ से किस बेसिस पे ये क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ है एंड जो अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पे भी हम बात करेंगे, राइट। सो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम टोटल जो कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर की जो टोटल 10 यूनिट्स हैं, वो सारे यूनिट्स मैं आपको यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर कवर करके दूंगी, जिनमें से मैंने यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर किया हुआ है अपने इसी चैनल पर। एंड उसके थ्योरी पार्ट को देखा था हमने, एंड थ्योरीज में हमने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन थ्योरीज से क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, राइट। एंड रिमेनिंग जो 8 यूनिट्स अभी बची हैं वो भी हम कवर अप करेंगे, उनकी थ्योरी पार्ट्स को भी देखेंगे along with the MCQs and PYQs, राइट। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे। So beforehand, I just need to tell you that we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022। हम 2022 की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज which of the following statements are true about Herbert A. Simon's decision making process? जैसे आपने क्वेश्चंस को देखा कि इस आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना और स्टेटमेंट पे आपको बताना है कि कौन से ट्रू है इनमें से, राइट। एंड ऑल्सो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसने दिया गया है, तो दैट इज गिवन बाय हर्बर्ट ए साइमंस। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसने दिया था, तो यू कैन आंसर हर्बर्ट ए साइमन ने दिया था। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया गया है, इस जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है उसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया गया है। यहाँ पर ट्रू फॉल स्टेटमेंट दिए गए हैं ABCD, एंड उन स्टेटमेंट्स में से आपको बताने हैं कौन से ट्रू है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर A। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस एक्टिविटीज। Option number B, decision making involves a choice between alternative plans of action. Option number C, bounded rationality has no significance decision making process. Option number D, satisfied model brings about a balance between individual and organization value judgment in decision making process. So आपको इन सारे स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से केयरफुली पढ़ना है। आई विल गिव यू 15 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन को भी पढ़ने के लिए मैं आपको 15 सेकेंड दे रही हूँ। आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई एम हियर, आई विल जस्ट टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल, राइट। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। So here the correct answer for this question is option number 4, A, B, D are true. हम देखेंगे A, B and D कैसे true हैं। Decision making process involves intelligence, design and choice. So that is obvious। हम जब भी डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं वहां पे क्या किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां पे अगर इंटेलिजेंस नहीं होगा, आपके पास दिमाग नहीं होगा, आपके पास बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी, तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, दैट इज ट्रू। एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग के में जो चीजें चाहिए होंगी एक पर्सन में, वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंटेलिजेंस चाहिए होंगी, डिजाइन चाहिए, डिजाइन करेंगे तभी आप डिसीजन बना पाएंगे। एंड चॉइसेस, क्या आपकी चॉइसेस हैं, किस तरह से आप डिजाइन कर रहे हैं, तो दैट इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन, चॉइस एंड राइट। सो
ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव प्लान्स ऑफ एक्शन। राइट, यहाँ पे बोला गया, ये भी करेक्ट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें चॉइसेस होते हैं, और उस चॉइसेस के बिटवीन में आपके पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी होता है, जिसमें जिसके लिए आप सपोज आपने प्लान ए बनाया, लेकिन सपोज प्लान ए फेल हो गया, तो उसके आपके पास उसका बैकअप प्लान भी होना चाहिए। राइट, क्योंकि अगर आप बैकअप प्लान नहीं बनाते हैं ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं बनाते कि अगर ये अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी काम करेगा, अगर प्लान बी भी नहीं काम किया तो प्लान सी क्या होना चाहिए। राइट, तो इस तरह से आप प्लानिंग्स बनाते हैं। राइट, एंड ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बाउंडेड रेशनैलिटी हैज नो सिग्निफिकेंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। राइट, सो जो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट नहीं लग रहा है। राइट, सो क्योंकि हमें एकदम करेक्ट ऑप्शन चूज करने, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि बाउंडेड रेशनैलिटी हैज नो सिग्निफिकेंस, यहाँ पे नो बोल दिया है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। राइट, एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, satisfied model brings about a balance between individual and organization value judgment in decision making process। राइट, सो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी आर करेक्ट। सो ए बी डी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ए एंड बी एंड डी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements about communication is are ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा है। राइट, सो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, गैंग प्लैंक थ्योरी ऑफ हेनरी फेयोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी, encoded messages are not always decoded effectively because of different fields of organism. Option number C, filtering is not an intervention which initiates communication. Option number D, grapevine communication moves faster than formal communication. So आपको इनमें से बताना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। राइट, सो आपके सामने ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। स्पेशली आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। हम देखेंगे कैसे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स। बी एंड डी ट्रू कैसे होंगे एंड ए एंड सी आर फॉल्स कैसे होंगे। ए देखेंगे, गैंग प्लैंक थ्योरी ऑफ हेनरी फेयोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। जो हेनरी फेयोल का गैंग प्लैंक थ्योरी है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी फॉल्स। एंड ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, इनकोडेड मैसेज आर नॉट ऑलवेज डीकोडेड इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। दैट इज ट्रू, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि जो अब हम कोई भी किसी भी मैसेज को इनकोड कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवली डीकोड भी किया जा सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या होता है कि हम जिस सोर्स से जिस वे में हम किसी भी मैसेज को इनकोड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसी वे में रिसीवर को मिले। मे बी वो डिफरेंट फील्ड हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट पीपल हो सकते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी, फिल्टरिंग इज नॉट एन इंटरवेंशन विच विशिएट्स कम्युनिकेशन, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिल्टरिंग जहां पे हो जाती है, जैसे अब बात हम कोई कर रहे हैं उसमें आपने मिर्च मसाला लगा दिया या फिर किसी बात को आपने गायब कर दिया, तो अगर आपने बातों में फिल्टर कर दिया तो वो विशिएट करता है इन कम्युनिकेशन को। राइट, क्योंकि आपने जो डायरेक्ट बात हुई है उसमें आपने कुछ ना कुछ फिल्टरिंग की है, या तो कुछ आपने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, या तो आपने उसमें कुछ घटा दिया है। राइट, सो आपने कम्युनिकेशन जो है जो होनी चाहिए थी एज इट इज वो ना करके आपने उसमें फिल्टरिंग की, तो ये विशिएट करती कम्युनिकेशन को। दैट इज फॉल्स, आई मीन दैट इज ट्रू। लाइक क्योंकि नॉट क्योंकि यहाँ पे नॉट दे दिया है, तो यहाँ पे बोला है क्या सी में कि फिल्टरिंग इज नॉट एन इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन है और यहाँ पर दिया गया है नॉट, तो ये भी ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। राइट, एंड ऑप्शन नंबर डी,
ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मूव्स फास्टर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। क्या होता है, ग्रेप वाइन का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन आप इनफॉर्मल होता है, जो गॉसिप होता है, जिसमें गॉसिप इन्वॉल्व होती है, जैसे एक एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, और तीसरे ने चौथे पांचवे से कहा, इस तरह से जो बहुत ही फास्ट होती है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, राइट। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल होती है इन नेचर, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट फॉरवर्ड होती है, फास्ट लाइक एनवायरनमेंट में लोगों के बीच में फैलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है, ये ट्रू है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मूव्स फास्टर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। और क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया कि ग्रेप वाइन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जल्दी फैलता है रादर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हिरार्की होती है। आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे ऑफिशियली आपने आपके टॉप मैनेजमेंट ने जूनियर को क्या बोला, वो उसकी तक बात रहेगी, क्योंकि क्या प्लानिंग से क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना है, ये सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं, तो वो फॉर्मल नेचर होता है। और जहाँ पे गॉसिप्स आ जाती हैं तो वो इनफॉर्मल नेचर में आ जाता है, एंड इनफॉर्मल जो चीजें होती हैं वो तेजी से फैलती हैं, राइट। सो ए एंड सी आर false and B and D are true, that is given in option number third. Option number third would be right answer for question number 2, right. Let's move to the next question. और 2016 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से लगा नहीं कि वो आ सकता है एग्जाम में, या फिर आता है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। सो अभी के लिए उसको मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन से, उसको हम बाद में देखेंगे, अगर मुझे लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है और कराना चाहिए मुझे, राइट। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी एंड चूज द राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है आपको, राइट। सो यहाँ पे लिस्ट वन में क्या दिया गया है, स्टाफिंग। ऑप्शन नंबर 2 प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोलिंग। सो इसमें स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से क्या मैच होना चाहिए, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, फोरकास्टिंग एंड कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, एंड देन just try to find the answer, then I will let you know the correct answer. सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। हम देखेंगे स्टाफिंग में क्या इन्वॉल्व होता है। स्टाफिंग जहाँ पे करते हैं वहां पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो आप स्टाफिंग के बाद ट्रेन करते हैं, इंप्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं। प्लानिंग का क्या पर्पज होता है, प्लानिंग में आपकी फोरकास्टिंग होती है। आप जब कोई भी चीज प्लान करते हैं, जो भी आपके गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर हमने ये गोल बनाया है, अचीवमेंट का क्या टाइम होना चाहिए, किस तरह से काम को किया जाना चाहिए, और हम एक टाइम पे, अगर हम एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पे अगर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका क्या आउटपुट निकल के आएगा इन फ्यूचर, तो हम फोरकास्टिंग करते हैं। जहाँ पे प्लानिंग होती है वहां पे फोरकास्टिंग होती है। एंड डायरेक्टिंग में देखेंगे, डायरेक्टिंग में क्या होता है, दैट इज मोटिवेशन। आप जब किसी को डायरेक्शन देते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो उसमें मोटिवेशन भी होता है। आप उसको मोटिवेट करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इनको गाइड करते हैं। सो डायरेक्टिंग का जो पार्ट होता है वो मोटिवेशन होता है। एंड कंट्रोलिंग का क्या पार्ट होगा, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। जहाँ पे कंट्रोलिंग की बात आ जाएगी, क्योंकि आपने डायरेक्टिंग तो कर दिया, आपने गाइड कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया, अब बात आती है उसके परफॉर्मेंस की। आप परफॉर्मेंस को फिर कंपेयर करते हैं कि वो कितना अचीवमेंट लेवल उसका है, क्या जो उसको मोटिवेशन दिया गया, जो उसको गाइड दी गई, जिस तरह से उसको गाइड किया गया काम में, उसमें उसके बेसिस से आप उसको कंपैरिजन करते हैं। कंट्रोलिंग के पार्ट में आता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि कितने लेवल तक ये इफेक्टिव रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरह से इसने काम किया रादर देन अदर एम्प्लॉयज, राइट। सो स्टाफिंग का, स्टाफिंग रिलेटेड टू फोरकास्टिंग, प्लानिंग, सॉरी, स्टाफिंग रिलेटेड टू ट्रेनिंग, planning related to forecasting, directing related to motivation, and controlling related to comparison of performance. So here the correct answer would be option number 2, B, C, A, D, right. Let's move to the next question.
या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, आपको करेक्टली मैच बताना है कौन से इनमें से किस, कौन से था जो ऑथर हैं उनकी थ्योरी को आपको मैच करना है। सो किसका करेक्टली मैच है, किस ऑथर का किस थ्योरी के साथ करेक्टली मैच है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर वन देखेंगे एफ डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर टू हेनरी फयोल, ऑप्शन नंबर थर्ड एल्टन मायो, ऑप्शन नंबर फोर एम मैरी पार्कर फॉलेट। सो यहाँ पे आपके सामने थ्योरीज दी गई हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। सो आपको करेक्टली मैच्ड बताना है। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू, हेनरी फयोल का जो पेयर है वो करेक्टली मैच किया गया है। यहाँ पे हेनरी फयोल ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट दिया था, राइट। सो हेनरी फयोल का करेक्ट मैच होगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर वन एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिया था, यहाँ पे ह्यूमन उनके सामने दिया गया ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, दैट इज इनकरेक्ट। एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हैं एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था, एल्टन मेयो ने क्या कहा था, हेनरी फयोल ने क्या थ्योरी दी थी, मेरी पार्कर फॉलेट की क्या थ्योरी थी, अगर आप इन पांच छह जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं अगर इनको इनकी थ्योरीज को भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आप एक लेवल तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप फिर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप फिर एलिमिनेशन का सहारा लेते हैं, एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा एफ डब्ल्यू टेलर ने अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था इसका मतलब ये है कि ए का तो जो आगे दिया है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एफ डब्ल्यू टेलर के साथ तो होना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट और वो दिया है ऑप्शन नंबर फोर में, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर वन एफ डब्ल्यू टेलोर वाला भी करेक्ट मैच नहीं है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है तो इसका मतलब मेरी पार्कर फॉलेट ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं दिया था। इनका मतलब इसका मतलब कि ये मेरी पार्कर फॉलेट की थ्योरी भी किसी और से मैच करनी चाहिए। इस तरह से आपने 50% एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर थ्री। अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर टू और थ्री में किसमें कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच कर सकता है। तो अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो आप हो सकता है कि 50% के चांस में आप सही तुक्का लगा दें। अगर तुक्का से थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट फिर से करने की कोशिश करें तो एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को राइट मार्क कर देंगे, राइट। जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको मैच करने वाले और थ्योरीज एंड ऑथर के नाम दिए गए और आपको आता भी ना हो तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एफ डब्ल्यू टेलर का ने क्या थ्योरी दी थी, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फयोल का करेक्टली मैच था जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट दिया था उन्होंने। एल्टन मयो ने क्या दिया था, एल्टन मयो ने दिया था साइकोलॉजिकल अप्रोच दिया था, एंड मेरी पार्कर फॉलेट ने दिया था ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, राइट। सॉरी, एल्टन मयो ने दिया था ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड मेरी पार्कर फॉलेट ने दिया था साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो इस तरह से इसका करेक्ट मैच होना था। अगर क्वेश्चंस अगर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस करेक्टली मैच करके देते हैं और वो पूछ लेते हैं कि इसमें से इनकरेक्टली मैच कौन है, तो कभी कभी क्या होता है कि नन ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ द एबव, इस तरह से भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस को पजल कर दिया था, ऊपर नीचे कर दिया है, राइट। हम अगेन देखेंगे एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फयोल ने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। एल्टन मेयो ने दिया था ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड एम मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था साइकोलॉजिकल अप्रोच, राइट। सो आपने एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तैयार कर लिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, हेनरी फयोल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following and mark your answer correct according to the answer code given below. Which incentive plans have the following objectives? Option number A, increasing workers' morale. Option number B, lowering unit cost. Option number C, lowering capital cost. And option number D, lowering depreciation charges.
आंसर कोड, आपके सामने कोड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट है आपको बताना है, राइट। सो आपके सामने ऑप्शन है, आप एक बार केयरफुली पढ़िए क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So here the correct answer for this question is option number third, A and B are correct. देखेंगे वेज इंसेंटिव प्लान्स में क्या बात की गई है, किस तरह से ये करेक्ट है। वेज इंसेंटिव प्लान की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे इंक्रीजिंग वर्कर्स मोराल, ऑब्वियस सी बात है। आप जब वेज इंसेंटिव प्लान की बात करेंगे तो इंसेंटिव्स का मतलब ही होता है कि आप इंसेंटिव के तौर पे इम्प्लॉयज की मोराल को बढ़ाते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं। उनके आपने अगर इम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उनके लिए एक इंसेंटिव प्लान बनाए जाते हैं कि अगर आपने जो आपका एक्सपेक्टेड, जो आपका एक बाउंडेड जो आपको काम करना है, सपोज 9 आवर्स में आपको, सपोज मैं आपको यूनिट्स में बता देती हूँ कि आपको 9 आवर्स में आपको 100 यूनिट्स तैयार करके देनी है, लेकिन आप 9 आवर्स में 110 यूनिट्स करते हैं, तैयार करके देते हैं, तो आपको उसके आपको आपका मोराल बढ़ाने के लिए आपको एज एन इंसेंटिव आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, राइट। सो वो होता है मोराल को बढ़ाने की बात की जाती है। जब आप इंसेंटिव प्लान लेके आते हैं तो दैट इज यू आर इंक्रीजिंग द वर्कर्स मोराल। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, लोअरिंग यूनिट कॉस्ट। आप जो यूनिट है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स में, उनकी कॉस्ट को कम कर रहे हैं, दैट इज द इंसेंटिव प्लान, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। लोअरिंग कैपिटल कॉस्ट ये इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड लोअरिंग डिप्रिसिएशन चार्जेस ये भी इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है। So option number A and B are correct. That is given in option number third. So question number 6 का सही आंसर होगा option number 3. Let's move to the next question. Match the following selection errors. List 1 with their description. List 2. List 1 को list 2 से मैच करना है। आपके सामने list 1 है, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, एंड ऑप्शन नंबर डी फॉल्स पॉजिटिव। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर आपके सामने लिस्ट 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, सिलेक्शन स्कोर इज हाई, परफॉर्मेंस स्कोर इज लो, both selection and performance score are low. Option number 3, selection score is low, performance score is high, and option number 4, both selection and performance scores are high. So इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के सहारे से का सहारा लेके कर सकते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं आता है तो आप एक कीवर्ड्स कुछ पढ़, की पॉइंट्स पकड़ेंगे, कीवर्ड्स पकड़िए आप, कीवर्ड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। I am giving you 15 seconds for this question, and please go ahead. So here आप देखेंगे, मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ एक बार। आपने ऑप्शन देख लिया होगा आई गेस। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे आप, ट्रू नेगेटिव किस में दिया गया है, ट्रू नेगेटिव की जहां पे बात करेंगे ट्रू होगा लेकिन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे बोथ सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स आर लो। जहां पे आप नेगेटिव की मतलब ट्रूली नेगेटिव है वो, इसका मतलब कि जो सिलेक्शन है और परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की, जो सिलेक्शन का जब पार्ट आया था, जब इम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया गया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप हायरिंग करते हैं, राइट, प्लेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इम्प्लॉय को, जब जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो सिलेक्शन के टाइम पे भी आपने रॉन्ग पीपल को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आपने उस टाइम सिर्फ उसके हाव भाव को देखा, मे बी उस रट्टा मार के इंटरव्यू में आया हो और उसने जो भी क्वेश्चन किया आपने उसका सही आंसर दे दिया हो, लेकिन वो राइट पर्सन नहीं है आपकी जॉब के लिए, वो काम करने के लिए एफिशिएंट नहीं है, तो आपने सिलेक्शन के टाइम पे भी गलती की, नेगेटिव
चीज की। एंड परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बात, जब आपने सिलेक्शन ही रॉन्ग किया है तो परफॉर्मेंस भी वो नहीं दे पाएगा, तो वो भी एक रॉन्ग हो गया। तो ट्रू नेगेटिव क्या हो गया, बोथ सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स आर लो, दोनों ही चीजें उसमें लो हो जाएंगी। ट्रू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ट्रू पॉजिटिव की जहां बात करेंगे, देखेंगे बोथ सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स आर हाई, जहाँ पे ट्रू भी है और पॉजिटिव भी है। मतलब आप वर्ड से ही देख लीजिए, कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आपने देखा कि देखिए, हाँ, आप देखेंगे एलिमिनेशन इन सबसे चीजों का सारा अगर आप लेते हैं, तो अगर आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बी को देखिए आप, ट्रू पॉजिटिव है, तो ट्रू पॉजिटिव देख सुन के ही अच्छा लग रहा है कि ये तो कुछ कुछ पॉजिटिव सा ही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, बोथ सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स आर हाई। अगर आपने बी को 4 से मैच कर लिया, तो आप देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में भी बी का 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में भी इसमें ऑप्शन नंबर 3 में भी बी का 4 नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी बी का 4 नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में बी का 4 दिया गया है। इट मीन्स कि ये सही है। आप एग्जाम में अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए आपने क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क कर दिया और आप आगे बढ़ गए। तो इस तरह से आपने ज्यादा हौच पौच नहीं किया, ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं हुए, और एक कीवर्ड आपको पता चल गया, आपने एलिमिनेट किया एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया एंड एक कीवर्ड को पकड़ा, आपने झट से आंसर को पकड़ लिया और आपने सही मार्क कर दिया, राइट। सो इस तरह से एग्जाम में आप स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ट्रू पॉजिटिव आपका हो गया, बोथ सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स आर हाई। एक का मैंने बताया था ट्रू नेगेटिव का क्या हो जाएगा, बोथ सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स आर लो। फॉल्स नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, दैट इज सिलेक्शन स्कोर इज लो, परफॉर्मेंस स्कोर इज हाई, राइट। इन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव, दैट इज ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगा। फॉल्स नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन स्कोर इज हाई बट परफॉर्मेंस स्कोर इज लो, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आई थिंक हमें सेशंस को थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो मोटो होता है कि हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करें और क्वांटिटी ना कवर करें, क्योंकि अगर क्वांटिटी नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस की क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ आपने 30 40 50 क्वेश्चन एक सेशन में कर लिया, लेकिन उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आप रटते हुए जा रहे हैं क्वेश्चन को, तो वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप क्रैमिंग करके जाते हैं एग्जाम में, रट के जाते हैं क्वेश्चंस को, तो वो आप सॉल्व करने में बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जाम का उस टाइम पे, और आप हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा यूजीसी अप्रोप्रिएट आंसर मांगता है, बिल्कुल नियरेस्ट, राइट। आपके 3 ऑप्शंस भी आपको करेक्ट ही लगेंगे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आपको आपके पास होता है, वो बिल्कुल नियरेस्ट होता है क्वेश्चन के। तो इस तरह से हम आंसर करते हैं, राइट। सो हम रट्टा ना मार करके कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे एंड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। सो इसलिए मैं सेशन को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ, इस सेशन को यहीं पे एंड कर रही हूँ, एंड इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, राइट। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।